अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। और आज जो हम लोग चैप्टर को डिस्कस करेंगे दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का इंट्रोडक्शन है कि फर्स्ट जो इनको डिमॉन्स्ट्रेट किया गया या बताया गया इन द न्यूक्लियाई ऑफ पास सेल्स। पास सेल्स क्या होते हैं? डेड वाइट ब्लड सेल्स। इन 1869 के अंदर स्पर्म्स थे। स्पर्म्स के हेड में जो है वो पाए गए थे इन 1872 बाय स्वीडिश डॉक्टर फ्रेडरिच माइस्टर। ठीक है। इन डॉक्टर ने स्पर्म के हेड में जो है वो 1872 के अंदर इसको देखा। पहले उसको पास सेल्स के अंदर देखा गया न्यूक्लिक एसिड को 1869 के अंदर, और उसके बाद 1872 के अंदर स्वीडिश डॉक्टर ने उसको देखा और उनको न्यूक्लियॉन का नाम दिया। न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट इन एवरी लिविंग सेल। हर एक लिविंग सेल के अंदर पाए जाते हैं। वायरसेस के अंदर भी पाए जाते हैं और हैव बीन फाउंड टू बी द एसेंशियल सब्सटेंस ऑफ द जीन, और हमारे जीन्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। एंड द अपरेटस बाय विच द जीन्स एक्ट। और ऐसा अपरेटस है या ऐसा जो है मतलब पार्ट है जिसके थ्रू हमारे जीन्स जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है। यानी कि ऐसे औजार हैं। ठीक है। या ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू हमारे जीन्स जो है वो प्रोटीन बनाते हैं। टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। एक हमारे पास डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है और एक हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड बोथ डीएनए एंड आरएनए आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग together large number of nucleotide units or mononucleotides, each of which is a nitrogenous base sugar phosphoric acid complex। मैं इसको पहले एक्सप्लेन करना चाहूंगा, देन हम लोग इसको मजीद डिस्कस करते हैं। मैं कुछ आपको बेसिक चीजें बता दूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद क्लियर हो जाए। हर एक जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसके अंदर फोर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ठीक है। एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन और गवानीन। ठीक है। एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन, ठीक है, और गवानीन। ठीक है। अच्छा जी। तो ये जो है ये जो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये न्यूक्लियोटाइड का है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक नाइट्रोजनस बेस होती है। ठीक है। उसके साथ में 5 कार्बन शुगर अटैच होती है। 1 2 3 4 5। ठीक है। ये 5 कार्बन वाली शुगर होती है। ठीक है। और इसके साथ में शुगर के साथ में फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है शुगर के साथ में। ठीक है। अब यही जो है 5 कार्बन शुगर जो है, अब इसको अगर हम लोग प्रोग्रेस करें, ठीक है, कि इसके अंदर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर हम लोग एक न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस है। इसके अंदर 4 टाइप्स की जो है वो बेसिस हमारे पास होती है। एडनीन, थायमीन, साइटोसिन और गवानीन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो शुगर है। उसके अंदर क्या कहते हैं, शुगर मॉलिक्यूल होता है और उसके बाद हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, इस तरह से जो डीएनए है वो उसका स्ट्रक्चर होता है कि गवानीन और साइटोसिन और एडनीन और थायामीन। ठीक है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर अरेंज होता है कि एक नाइट्रोजनस बेस और शुगर और फॉस्फेट। ठीक है। शुगर जो है वो प्रीवियस वाले फॉस्फेट के साथ बॉन्डिंग करती है और ये शुगर और एडनीन ये नाइट्रोजनस बेस है। ये अच्छा जी, 4 किस्म के जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ठीक है। तो एडनीन जो है वो थायमीन के साथ बॉन्डिंग करती है और हमेशा। ठीक है। और साइटोसिन जो होगी वो गवानीन के साथ बॉन्डिंग करेगी। जी और वो होगी वो सी के साथ बॉन्डिंग करेगी। उनके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे और ए और डी के दरमियान हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। इसको मजीद अगर हम लोग डिटेल के अंदर देखें तो इस तरह से ये इसका, ये एडनीन जो है वो हमेशा थायमीन के साथ बॉन्डिंग करेगा। ठीक है। और साइटोसिन जो है वो हमेशा गवानीन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। एडनीन और थायमीन और साइटोसिन, और साइड पे जो है वो शुगर की बैकबोन है और शुगर की बैकबोन है और फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है। बैक टू द फर्स्ट पिक्चर। अब इसका ये कार्बन 5 है। हर एक कॉर्नर जो है ना, जैसे ये कॉर्नर है यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन नंबर है। ठीक है। ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है। अगर यहाँ से नीचे शुगर चल रही होगी ना, तो ये 5 to 3 है। मतलब कि
अगर यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही होगी, यहाँ इसके नीचे जो है स्ट्रक्चर चल रहा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि नीचे इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और फॉस्फेट के साथ एक और शुगर अटैच है, ठीक है, तो ये 5 to 3 चल रही होगी। एक 3 to 5 भी होती है, ठीक है, यानी कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पहले नंबर पे कार्बन नंबर 3 है, उसके अंदर स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा उल्टा सा होता है, लाइक इस तरह से होगा। तो वो कार्बन नंबर 3 4 इसके आगे कार्बन नंबर 5 होता है, ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 है, ठीक है, तो वो कार्बन नंबर 3 से जो है वो स्टार्ट हो रही होती है। बताने का मकसद बेसिकली क्या है, कार डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड्स होते हैं हमारे पास। एक जो है डीएनए के अंदर हमारे पास दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक जो है वो 3 to 5 चल रहा होता है और एक जो है वो स्ट्रैंड 5 to 3 चल रहा होता है। ये आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। आप लोगों के लेवल के लिए जस्ट इतनी सी इंफॉर्मेशन इनफ है कि आप इसको याद रखें कि डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, एक जो है वो 5 to 3 चल रहा होता है, ये कार्बन के नंबर होते हैं बेसिकली, ठीक है। एक जो है स्ट्रैंड 5 to 3 चल रहा होता है और दूसरा जो स्ट्रैंड है वो 3 to 5 है। ये 5 to 3 चल रहा है और ये 3 to 5 स्ट्रैंड चल रहा है, ठीक है। ये आप लोगों ने इतनी सी बात को इनफ याद रखनी है। मैं दोबारा से अपनी चीजों को रिवाइज करता चलूं कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके अंदर एक नाइट्रोजनस बेस होती है, एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है, और एक जो है फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। ये तीनों मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो एक गवानीन है और एक शुगर है और एक फास्फेट ग्रुप है, ये तीनों मिलके जो है वो बना रहे हैं एक न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, और ये इस न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, यानी कि जी और सी आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं। जी और सी जो है वो हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और ए और टी हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। बैक टू द बुक। बुक के अंदर हम बात करते हैं हम लोग के डीएनए और आरएनए जो है वो लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स, बहुत से न्यूक्लियोटाइड जो है वो मिलते हैं तो डीएनए या आरएनए बनता है, या उनको मोनोन्यूक्लियोटाइड्स भी कहा जाता है। हर एक के अंदर मैंने अभी आपको बताया है कि सबसे पहले हमारे पास आती है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, एक नाइट्रोजनस बेस होगी हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजनस बेस होगी हमारे पास, ठीक है, इस तरह से। वो जो है वो उस बॉन्डिंग कर रही होगी कार्बन के साथ, ठीक है, कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रही होगी, उसके साथ में फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ होगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 हिस्से के नाइट्रोजनस बेस, शुगर, ठीक है, ये शुगर है हमारे पास, और ये आगे ऊपर हमारे पास आ गया फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरस का कॉम्प्लेक्स आ गया, तो इसे हम लोग जो है वो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो जुड़ते हैं तो हम इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे हम लोग नाइट्रोजनस बेस को डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजनस बेस क्या होती है बेसिकली? नाइट्रोजनस बेस के अंदर दीज आर एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। एरोमेटिक वो होती है जिसके अंदर बेंजीन वगैरह टाइप के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। बेंजीन जो है वो उसके अंदर वो 6 कार्बन साइक्लिक रिंग होती है। 6 कार्बन मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड है। वो एरोमेटिक होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक उसके अंदर और भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कहीं पे नाइट्रोजन पाया जाता है, यहाँ कहीं पे, ठीक है। उसके अंदर प्यूरीन्स होती हैं और पायरिमिडीन्स पाई जाती हैं, ठीक ठीक है। प्यूरीन्स के अंदर 2 रिंग्स पाए जाते हैं और पायरिमिडीन्स के अंदर एक ही रिंग पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको स्ट्रक्चर वाइज शो करता हूँ, ये देखिए, ये थायामीन है और एडनिन है, ठीक है, और ये साइटोसिन है और गवानीन है, ठीक है। साइटोसिन ये दिस इज द सी साइटोसिन, और ये क्या है, गवानीन है, और ये यहाँ पे थायामीन है और एडिनिन है, ठीक है। तो आप ये जो थायामीन है ना ये पायरिमिडीन है, ठीक है, और ये साइटोसिन जो है ये पायरिमिडीन है, और जो गवानीन है वो प्यूरीन है, और एडेनिन जो है वो भी प्यूरीन है। एडेनिन और गवानीन जो है वो प्यूरीन है, और साइटोसिन और जो थायामीन है वो क्या है, पायरिमिडीन है। तो
स्ट्रक्चर वाइज हम लोगों ने इनको देखा, दीज प्यूरीन्स आर एडेनिन एंड गवानीन, ठीक है। इनको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एडेनिन को ए से और गवानीन को जी से। पायरिमिडीन के अंदर हमारे पास आती है साइटोसिन, यूरासिल और थायामीन, ठीक है। सी फॉर साइटोसिन, यू फॉर यूरासिल एंड टी फॉर थायामीन। यूरासिल जो है वो आरएनए के अंदर पाई जाती है, ठीक है, और ये थायामीन की जगह पे होती है, ठीक है। Mononucleotide. In nucleotides, a phosphoric acid molecule form a ester linkage with hydroxyl group of sugar molecule of a nucleoside. सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर अगर नाइट्रोजन बेस और 5 कार्बन शुगर आपस में बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, तो वो न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। अच्छा जी, अगर हम लोग ये देखें तो ये जो है ये एडीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एडीन इज अ नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। और एडेनिन और शुगर, अगर इन दोनों को हम लोग मिला के देखें, एडेनिन प्लस शुगर जो है ये न्यूक्लियोसाइड बनाता है, ठीक है। दिस इज नाउन एज न्यूक्लियोसाइड। आप लोगों ने डेफिनेशन को याद रखनी है कि 5 कार्बन शुगर प्लस, ठीक है, 5 कार्बन इस तरह से, कार्बन 1 2 3 4 और ये इसका पांचवा कार्बन बाहर होता है। 5 कार्बन शुगर और एडेनिन जो है, एडेनिन इज अ प्यूरीन, एडेनिन इज अ प्यूरीन, ठीक है। प्यूरीन, एडेनिन और ये शुगर जो है ये एडिनोसिन बनाते हैं, या इसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोसाइड जब फास्फेट के साथ मिलता है तो ये न्यूक्लियोटाइड बना देता है, ठीक है। तो बैक टू आवर टॉपिक, द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, जैसे कि हम लोग एडनिन के बारे में बात कर रहे थे और 5 कार्बन शुगर। आई नो ये थोड़ा सा टफ है आप लोगों के लिए, बट इसको आप एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिएगा तो होपफुली आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। न्यूक्लियोटाइड क्या है कि न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट का जो है वो जब मिलते हैं तो वो, यानी कि तीन चीजें जो है आपस में स्ट्रक्चर, यानी कि ये नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, प्लस शुगर, ठीक है, शुगर, और उसके साथ में फॉस्फेट ग्रुप होगा, तो वो क्या बन जाएगा, ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कि मोनोन्यूक्लियोटाइड वो होगा जिसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड जो है वो एस्टर लिंकेज बनाता है शुगर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। ये शुगर है, शुगर के अंदर ओ एच ग्रुप प्रेजेंट होता है, ओ एच ग्रुप, ठीक है, एस्टर लिंकेज विद वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द शुगर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड है, ये वाला। इसके अंदर से एक हाइड्रोक्सिल निकल रहा होता है शुगर के अंदर से, उसके साथ ये फॉस्फोरिक एसिड जो है वो एस्टर लिंकेज बनाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। दोबारा से मैं अपनी बात को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको मजीद क्लैरिफाई हो जाए। ये है नाइट्रोजनस बेस, इसके साथ में जो है 5 कार्बन शुगर अटैच होती है, शुगर के साथ में जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। अब शुगर का एक, ये इन दोनों को हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोसाइड का एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो कि शुगर के अंदर से निकल रहा होता है, जो कि एस्टर लिंकेज बनाता है फॉस्फेट के साथ, ठीक है। अच्छा जी, आगे है सम ऑफ द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स which are combined in the nucleic acid are found in tissues, they have important functions, इनके important functions हैं। और भी जैसे कि एटीपी है, ठीक है, एडीपी है, एएमपी है। एटीपी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो कौन प्रोवाइड करता है, एटीपी है। एटीपी को हम लोगों ने जैसे कि हम लोगों ने एडिनोसिन को देखा था कि उसके अंदर जो है एडेनिन है, एडिनोसिन को, एडेनिन प्लस शुगर मॉलिक्यूल को हम लोगों ने एडिनोसिन बोला था, ठीक है। अब इसके साथ में जो है 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं, तो ये एटीपी बना देता है। ये क्या बना देता है, एटीपी बना देता है, ठीक है। अब इसके अंदर से अगर मैं एक फॉस्फेट उतार दूं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 फॉस्फेट रह जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसके अंदर से एक और फॉस्फेट उतार दूं, सिर्फ एक ही फॉस्फेट रह जाए, तो ये सॉरी ये एएमपी बन जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो एटीपी जो है वो काफी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, एनर्जी जैसे जैसे फॉस्फेट टूटता है वैसे वैसे हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है।
तो इसके पास टू हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं। ये जो बॉन्ड्स होते हैं जब ये टूटते हैं तो हमें काफी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा भी जो कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, निकोटीनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटीनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP प्लस, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम ए वगैरह, ये भी सारे क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये सॉरी एटनिन के डेरिवेटिव्स हैं। अच्छा जी, आगे इसके आगे है डीएनए और आरएनए के करेक्टरिस्टिक्स हैं कि डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर जो है वो प्यूरिन्स के अंदर हमारे पास जो है वो एडनिन और एडनिन और गवानीन पाई जाती है। पायरिमिडीन्स के अंदर साइटोसिन होती है और यूरासिल होती है आरएनए के अंदर। मैंने आपको बताया था कि तीन तरह की, तीनों जो है चार तरह की टोटल बेसिस होती है, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। उसके अंदर आती है एडनिन, गवानीन, एडनिन गवानीन दोनों के अंदर सेम आती है, साइटोसिन भी दोनों के अंदर सेम आती है। डिफरेंस कहाँ पे आता है कि आरएनए के अंदर यूरासिल होती है और डीएनए के अंदर थायामीन होती है, ठीक है। रिलेटिव अमाउंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस हाईली वेरिएबल, ठीक है। इसके अंदर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कितनी बेसिस होंगी इसके अंदर, ठीक है, तो वो वेरिएबल होता है कि वो प्रोटीन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कौन सी प्रोटीन बननी है। इसके अंदर जो है जितने ए होंगे, ठीक है, डीएनए के अंदर, ठीक है, उतन उस हिसाब से जो है वो टी होंगे, ठीक है। जितने जी होंगे उतने क्या होंगे, सी होंगे। यानी कि जितना एक न्यूक्लियोटाइड होगा उतने ही दूसरे न्यूक्लियोटाइड होंगे, टोटल पायरिमिडीन्स, ठीक है। ये चार्गेव्स लॉ को डिफाइन कर रहा है। उसके बाद शुगर्स हैं इसके अंदर। शुगर एज ए पी फ्यूरानोसाइड फॉर्म, इसके अंदर जो है वो राइबोस शुगर आती है। इसको आरएनए इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कौन सी शुगर होती है, राइबोस शुगर होती है। इसके अंदर जो डीएनए होता है उसके अंदर 2 डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, मतलब कि ये कार्बन 1 है और कार्बन 2, ठीक है। और कार्बन 2 के ऊपर से जो है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग इसे कहते हैं 2 डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। ये राइबोज है, उसके कार्बन नंबर 2 के ऊपर से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ हुआ है, तो इसको हम लोग 2 डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। इसके अंदर जो शुगर होती है, फॉस्फोरिक एसिड दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरस ग्रुप जो होता है, ये आरएनए मेनली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है लेकिन न्यूक्लियस के अंदर बनता है। ये जो डीएनए है ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर भी पाया जाता है। मॉलिक्यूलर वेट जो है वो आरएनए का बहुत कम होता है डीएनए से, और डीएनए का बहुत ज्यादा होता है आरएनए से। मॉलिक्यूलर शेप जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है आरएनए, और ये क्वाइल्ड होता है, अपने गिर्द ही क्वाइल होता है, और इन सर्टेन केसेस हैज डबल हेलिक्स पार्ट, और कभी कभी ये डबल हेलिकल भी हो जाता है, यानी इसकी डबल हेलिकल शेप जो होती है वो भी हो जाती है। रेयरली डबल स्ट्रैंडेड, बहुत कम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो देखा गया है। ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, और इसकी शेप जो होती है वो हेलिकल होती है। हेलिकल से मुराद इस तरह से शेप होती है, यानी कि ये इस तरह से, ऐसे, ये इस तरह से हेलिकल से शेप होती है। आपको मैं हेलिकल शेप जो है वो दिखाता हूँ। ये जो डीएनए की ये वाली शेप है, आप इसको अगर देख सकते हैं, तो ये जो है बेसिकली हेलिकल शेप है एक, ठीक है। तो ये डीएनए की भी इस तरह की होती है और आरएनए की भी इसी तरह की शेप होती है। आगे है हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड है और डीएनए है, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही ना, फिर थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।